नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जैसे बड़े आईपीओ में क्या कोई सीक्रेट रास्ता हो सकता था जिससे अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएं? आज हम एक ऐसी ही खास स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी तरकीब जो कुछ इन्वेस्टर्स को दूसरों से कहीं आगे ले जा सकती थी। देखिए, जब भी कोई बड़ा हॉट आईपीओ आता है ना, तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? अलॉटमेंट मिलना। सच कहें तो ये बिल्कुल लॉटरी जैसा लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि इस लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाने का एक और तरीका था, मतलब एक ऐसा रास्ता जिससे एक ही आईपीओ में दो दो टिकट मिल सकते थे। सुनने में दिलचस्प लगता है ना? चलिए आज इसी को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये आईपीओ अलॉटमेंट की असली प्रॉब्लम है क्या। फिर हम उस सीक्रेट एडवांटेज के बारे में जानेंगे जो सिर्फ शेयर होल्डर्स को मिलता है। ये कोटा आखिर काम कैसे करता है, वो दो टिकट वाली हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, और सबसे जरूरी अपने चांसेस को मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ कोई छोटा मोटा इशू नहीं था। इतना बड़ा और पॉपुलर था कि भाई हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता था, और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अलॉटमेंट पाना बहुत बहुत मुश्किल हो गया था। अब जरा इस नंबर को देखिए, 10,602 करोड़ रुपए। ये था इस आईपीओ का टोटल साइज। मतलब इतने बड़े अमाउंट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कितना जबरदस्त था और कंपटीशन कितना टफ रहा होगा। और बस यहीं से कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। इस जबरदस्त कंपटीशन के बीच जो लोग पहले से आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर थे, उनके लिए एक, कह सकते हैं, एक सीक्रेट दरवाजा था, एक स्पेशल रिजर्वेशन। इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है 95% का जनरल पूल जहां सारी भीड़ थी, और दूसरी तरफ ये छोटा सा 5% का हिस्सा। ये था एक्सक्लूसिव कोटा, सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए। यही तो था असली मौका, एक ऐसा रास्ता जहां भीड़ बहुत कम थी और जीतने के चांस कहीं ज्यादा। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा कोटा था। नहीं, इस स्पेशल पूल में करीब करीब 24.5 लाख शेयर रिजर्व थे। आप सोच सकते हैं, ये उन एलिजिबल इन्वेस्टर्स के लिए अलॉटमेंट पाने का एक बहुत ही सॉलिड मौका था। तो ठीक है, मौका तो समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस स्पेशल कोटे के नियम कानून क्या थे। क्योंकि देखिए, सही स्ट्रैटेजी बनाने के लिए रूल्स को समझना सबसे जरूरी होता है। तो सवाल यह है कि कौन था एलिजिबल, कौन इस मौके का फायदा उठा सकता था। रूल बहुत ही सिंपल था। अगर रिकॉर्ड डेट यानी 5 दिसंबर तक किसी के भी डीमैट अकाउंट में आईसीआईसीआई बैंक का सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक शेयर भी था, तो बस वो इस कोटे के लिए एलिजिबल था। अब इस खास कोटे के भी अपने कुछ नियम थे। मिनिमम 6 शेयरों के लिए अप्लाई करना था। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो है मैक्सिमम लिमिट। इस कोटे में आप 90 शेयरों से ज्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। इस नंबर को याद रखिएगा, 90 शेयर्स। ये एक बहुत ही क्रिटिकल लिमिट थी। और ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी वार्निंग है। सोर्स मटेरियल में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी ने इस कैटेगरी में 90 शेयरों से ज़्यादा के लिए अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो सकती थी। मतलब एक छोटी सी गलती और पूरा खेल खत्म। इससे हर हाल में बचना था। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे अहम हिस्से पर, वो दो टिकट वाली स्ट्रैटेजी। मतलब कैसे दो अलग अलग एप्लीकेशन लगाकर पूरी तरह से कानूनी तौर पर अलॉटमेंट के चांसेस को डबल किया जा सकता था। प्रोसेस बहुत ही सीधा था, 2 स्टेप्स में। स्टेप 1, अपना पहला एप्लीकेशन लगाइए शेयर होल्डर कोटा में 90 शेयरों तक के लिए। स्टेप 2, अपना दूसरा एप्लीकेशन लगाइए नॉर्मल रिटेल कैटेगरी में 2 लाख रुपए तक की वैल्यू के लिए। बस इतना ही। तो सबसे बड़ा सवाल, ये काम क्यों करता है? क्या ये डुप्लीकेट एप्लीकेशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस स्ट्रैटेजी की खूबसूरती है। सिस्टम इन दोनों एप्लीकेशंस को दो अलग अलग ड्रॉ के लिए दो बिल्कुल अलग एंट्री मानता है, एक शेयर होल्डर कोटे के पूल में और दूसरा रिटेल वाले पूल में। तो ये डुप्लीकेट बिड नहीं है, बल्कि दो अलग अलग कैटेगरी में दो वैलिड मौके हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई, लेकिन इसे और भी असरदार बनाने के लिए कुछ प्रो टिप्स और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। अब कुछ बहुत काम की बातें, ये छोटी लग सकती हैं, पर इनसे फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। जैसे हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही बोली लगानी चाहिए।
अगर जॉइंट अकाउंट है तो ये पक्का करना कि पहला होल्डर वही हो जो एलिजिबल शेयर होल्डर है। और सोचिए, अगर एक ही घर में कई लोगों के पास एलिजिबल डीमैट अकाउंट्स हैं तो इस स्ट्रैटेजी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। और हाँ, ये HNI एप्लीकेशंस के साथ भी काम करती है। और इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स तक ही सीमित नहीं थी। आप अपने शेयर होल्डर कोटा वाले एप्लीकेशन को रिटेल बिड के साथ, SNII यानी छोटे HNI बिड के साथ, या BNII यानी बड़े HNI बिड के साथ भी कंबाइन कर सकते थे। मतलब ये हर लेवल के इन्वेस्टर के लिए एक एक्स्ट्रा चांस था। और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट। ये वो आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। पहला, शेयर होल्डर कोटा में 90 शेयरों से ज्यादा की बिडिंग करना, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, गलत या अनवैलिडेटेड पैन डिटेल्स देना। और तीसरा, जॉइंट अकाउंट में पहले होल्डर न होना। इन छोटी छोटी गलतियों से पूरा मौका हाथ से निकल सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है कि ये स्ट्रैटेजी आपको दो अलग अलग अलॉटमेंट पूल्स में दो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट मौके देती है, और इससे अलॉटमेंट मिलने की संभावना जाहिर है काफी बढ़ जाती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। निवेश की दुनिया में और कौन-कौन से ऐसे छिपे हुए नियम या स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हो सकते हैं जो हमारी सफलता की कहानी को एक नया मोड़ दे सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।